नमस्कार। मैं विनोद कुमार शुक्ला, आई एफ ट्रुथ पर आपका स्वागत है। ईरान और यूएस का जो मिडिल ईस्ट में कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, जिसमें इजराइल भी शामिल था, वो ख़त्म नहीं हो रहा है और दावे पर दावे किए जा रहे हैं। ईरान का दावा है कि वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ पर उसका कब्जा है और वो वहाँ से किसी का जहाज पास नहीं होने देगा, विशेष रूप से जो ऑयल वाले हैं। अमेरिका का दावा है कि वो वहाँ पर कंट्रोल में है, उसकी नेवी कंट्रोल में है। और जो यूएस सेक्रेटरी ऑफ डिफेंस हैं पीट हेग्सेट, उनका कहना है कि अमेरिका जो है यहाँ पर अनंत काल के लिए इस ब्लॉकेड को बना सकता है, जो सबके लिए मुश्किल वाली स्थिति है। अब जो अमेरिकी वाइस प्रेसिडेंट हैं जेडी वेंस, उनका कहना है कि जो ऑब्जेक्टिव है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ पर कंट्रोल रखने का या उसके ब्लॉकेट का, वो ये कि एनर्जी प्राइस जो है वो स्टेबल रहे। गल्फ़ कंट्रीज़ में जो उनका प्रभाव है, उस प्रभाव के चलते ग्लोबल जो ऑयल प्राइसेस है उसको कंट्रोल करके रखें। इस बीच लेकिन न केवल स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ में, बल्कि जो बारबल मनहब स्ट्रेट है, वहाँ पर हुती जो आतंकवादी संगठन है, उसने जो ऑयल शिप्स हैं उन पर हमला किया, 2 रॉकेट फायर किए। इसके अलावा जो यूएई के वेजल्स हैं उन पर हमला हुआ। लेकिन ये पूरा का पूरा जो मामला है वो एक तो लंबे समय से खींच रहा है, दूसरा ये कि इसमें कोई भी जो है वो ब्लिंक करने के लिए नहीं तैयार है। अमेरिका के लिए ये प्रेस्टीज इशू बन गया है, उनके लिए इज्जत की बात हो गई है कि वो ईरान जैसे देश, जिस पर उन्होंने लंबे समय से सैंक्शंस लगा रखा था, वो इतने दिनों तक उनके साथ युद्ध में विथस्टैंड कैसे कर पाया, इतने दिन तक मुकाबला कैसे कर पाया। इजराइल जो 3 दिन 4 दिन में वॉर निपटा देता था कोई, बावजूद इसके कि बहुत पावरफुल इकोनॉमिकली और हर तरह से उसके दुश्मन आसपास हैं, लेकिन ये वॉर लंबा खिंच गया। अब ये वॉर लंबा शायद इसलिए खिंच गया कि इस वॉर का कोई स्पेसिफिक प्लान नहीं था, और दूसरा ये कि इसमें स्ट्रैटेजी अमेरिका की थी। इसमें अमेरिका को लगभग $1.2 बिलियन का अब तक खर्च हो चुका है, जो उसकी अर्थव्यवस्था जो पहले से ही खराब स्थिति में है, मतलब धीरे धीरे उसका डिक्लाइन या डिटीरियरेट हो रहा है, उस पर बहुत उसका इम्पैक्ट निगेटिव पड़ रहा है। ये एक ओवरऑल उस वॉर की अंडरस्टैंडिंग हो गई। लेकिन अब जो असली मसला है, हालांकि अगर आप इसको समझने की कोशिश कीजिएगा तो वॉर इस बात पर शुरू हुई थी कि ईरान को न्यूक्लियर कैपेबल स्टेट नहीं बनने देगा यूएस, एक बात। दूसरा ये कि जो हुती और हिजबुल्लाह और हमास है, इनको जो मॉरल सपोर्ट, इकोनॉमिक सपोर्ट और आर्म्स का सपोर्ट है, ये रोकना पड़ेगा। तीसरा रिजीम चेंज का, तो रिजीम चेंज के नाम पर अमेरिका ने जो उनके टॉप लीडर हैं अयतुल्ला खमेनी, उनको एलिमिनेट ही कर दिया, इजराइल ने एलिमिनेट कर दिया, और जो उनके पुत्र हैं वो गंभीर हालत में है। और इस तरह का इजराइल का दावा है कि किसी भी समय इस तरह की खबर आ सकती है कि वो अब इस दुनिया में नहीं रहे। लेकिन सब असली मसला इन सब के बावजूद, जो लंबे समय तक वॉर चला, उसमें ईरान में बहुत डिस्ट्रक्शन हुआ है। जब अंदर की रिपोर्ट आएगी तो पता लगेगा, अभी तो चूंकि वहाँ पर ये प्रतिबंधित है कि कोई भी व्यक्ति बाहर की तस्वीर अगर जाएगा तो उसको भेजेगा तो उसको वेजिंग वॉर अगेंस्ट द नेशन कंसीडर करके सजा दी जाएगी। तो इस कारण वहाँ से कोई खबर नहीं आ रही है, कोई पिक्चर, कोई सूचना नहीं आ रही है। लेकिन ईरान पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो चुका है, इसमें कोई दो राय नहीं। जिस तरह के बम उन पर बरसाए गए हैं, कितने भी छुप के रहें, तो जो लोग छुप के रहें वो बच गए, लेकिन शहर तो तबाह हुए ही हैं। जो अंदर पहाड़ियों के अंदर जो गुफाओं में जो लोग या जो इक्विपमेंट्स हैं वो रखे गए हैं, वो तो बच गए। इसके अलावा पूरी की पूरी आर्मी, नेवी तबाह हो गई, एयरफोर्स है ही नहीं इनके पास। इसके अलावा जो इनका जो लड़ाका मिलिशिया है
वो तो जिनको रिपब्लिकन गार्ड्स बोलते हैं, वो तो लड़ रहा है, लेकिन जो रेगुलर आर्मी है, रेगुलर आर्मी के पास न को सैलरी नहीं मिल रही है, उनके पास लड़ने के लिए हथियार नहीं है। तो ईरान की हालत इस तरह की है। उन सब परिस्थिति में वो निश्चित तौर पर अमेरिका का मुकाबला कर रहा है। उनके पास जो भी चीन से या और कहीं से सप्लाई किए हुए आर्म एंड एम्युनिशंस हैं, उनसे वो लड़ रहा है। उनके पास कंधे पर रख करके फायर करने वाले मिसाइल्स हैं, और उनके पास मिसाइल लॉन्चर नहीं है। और जिस तरह के टेरेन में वो रह रहे हैं, वहाँ शायद मिसाइल लॉन्चर का छिप कर रह रहे हैं। मिसाइल लॉन्चर का इस्तेमाल या उसको बाहर निकालना संभव ही नहीं होगा, इसलिए वो ज़्यादातर शोल्डर फायर जो है वो मिसाइल लॉन्चर का इस्तेमाल कर रहे हैं। और उसमें उन्होंने यूएस के प्लेन्स को, फाइटर प्लेन्स को गिराया है, हेलीकॉप्टर्स को गिराया है, ड्रोन्स तो बहुत सारे गिराए हैं। तो वो सफल हो रहे हैं। लेकिन अब इन सब से बात अलग आ गई है। अब इन सब से बात अलग आ करके जो निकल कर के आ रही वो ये कि ईरान का है कि प्रतिबंध हटना चाहिए, वॉर कंपनसेशन मिलना चाहिए, इस तरह की चीज़ें हैं। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ पर अब वसूली चाहता है ईरान, जिसको लेकर के ग्लोबल असहमति है, और इसीलिए अमेरिका वहाँ पर कब्जा। हालांकि अमेरिका के पूरे ऑब्जेक्टिव वॉर ऑब्जेक्टिव के पीछे ईरान के तेल बाजार पर कब्जा करना भी शामिल था। जैसे उसने वेनेजुएला पर कब्जा किया है कि ऑयल जो बिके वो अमेरिकी चाहत के हिसाब से, अमेरिका जैसा चाहता है और जिस देश को चाहता है और जिस रेट पर चाहता है, तो वो भी एक शर्त थी। लेकिन चूंकि फुट ऑन ग्राउंड जो है वो हो नहीं पाया है ईरान में, और उसमें बहुत ज़्यादा कैजुअलिटी की संभावनाएं हैं, बहुत ज़्यादा सोल्जर्स मारे जाएंगे। अभी अफ़गानिस्तान का अनुभव बहुत बुरा रहा है, उसके अलावा वियतनाम का अनुभव अमेरिका का बुरा रहा है। तो वो फुट ऑन ग्राउंड्स जो है वो तैयार नहीं है अमेरिका, और इसीलिए इस मामले को डिले किया जा रहा है। और चाह अमेरिका ये रहा है कि जब तक ईरान पूरी तरह से एग्जॉस्ट ना हो जाए आर्म एंड एम्युनिशंस को लेकर के, फिनेंशियली तो वो पहले से ही डिस्ट्रॉयड है, तब तक वो फुट ऑन ग्राउंड्स नहीं भेजेगा। और तब तक जो है ऑयल वेल्स पर या ऑयल कंपनीज पर, या जो ऑयल एक्सट्रैक्शन या पूरा तेल निकालने की प्रक्रिया में अपने कब्जे को नहीं कर पाएगा। तो अब उसमें ये है कि जब तक ये नहीं कर पा रहा है, तब तक जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ का वो है, जहाँ से भारत, चाइना और पूरे एशियन कंट्रीज़ को के ऑयल सप्लाई का मामला है, उस पर कब्जे की बात है, और उससे पैसे चाह रहा है ईरान, और अमेरिका उसको होने नहीं देना चाह रहा है। तो इन सब के बीच में अब सारा का सारा जो वॉर है वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ पर आकर के टिक गया है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ पर अमेरिका अपना कब्जा, जो अभी वो बता रहे हैं कि उनका कब्जा है, ईरान कह रहा है कि वहाँ से कोई शिप जाएगा तो हम उस पर हमला करेंगे, वो चाहे जिसका हो, वहाँ से गुजरने नहीं देंगे बिना हमको टैक्स पैसा दिए। तो ये एक डेडलॉक वाली स्थिति है, और ये एक ऐसा डेडलॉक है जिसमें वर्ल्ड का सबसे पावरफुल कंट्री फंसा हुआ है, अमेरिका। और अमेरिका इस मामले से कैसे निकलेगा, और ये होने देना चाह रहे हैं बहुत सारे कंट्री कि अमेरिका इस डेडलॉक में फंसा रहे, और उस डेडलॉक में फंसा रहने देने में चाइना और रसिया की बड़ी भूमिका है, इसलिए कि इससे उनको फ़ायदा है। यूरोपियन यूनियन की से जो उम्मीद थी कि यूरोपियन यूनियन अमेरिकी मदद के लिए वहाँ पर तैयार रहेगा, उससे यूरोपियन यूनियन ने हाथ खींच लिया, और इसीलिए अब अमेरिका भी यूरोपियन यूनियन की कोई मदद नहीं करना चाह रहा है। तो ये जो पूरा का पूरा विवाद, ये पूरा का पूरा मसला है, लगातार लंबे समय से वॉर में है मिडिल ईस्ट, उसका सोल्यूशन कोई दिख नहीं रहा। एक साइन हुआ था, लेकिन उसको एक 12-14 पॉइंट का एक अंडरस्टैंडिंग बनी थी, लेकिन वो साइन होते के साथ ही टूट गई। तो अभी कोई इस तरह का वो नहीं है। सबसे महत्वपूर्ण बात है कि ये जो 3 टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन हैं, हमास, हुती और हिजबुल्लाह, इन तीनों को
ईरान समर्थन करना बंद नहीं करेगा। ये इनके आइडियोलॉजिकल फ्रंट्स हैं, इस्लामिक आइडियोलॉजिकल फ्रंट हैं जो ईरान के ही पैदा किए हुए। तो कुल मिलाकर के कॉम्प्लेक्स सिचुएशन है ईरान की, और उस कॉम्प्लेक्स सिचुएशन का इम्पैक्ट पूरे वर्ल्ड की इकोनॉमी पर पड़ रहा है। बहुत सारे देश तो भुखमरी के कगार पर आ रहे हैं। अब ये कब तक इसका समाधान होता है कोई नहीं प्रेडिक्ट कर सकता, लेकिन ये समस्या अभी वर्ल्ड की सबसे बड़ी समस्या बनी हुई। आज के लिए बस इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। हमारे चैनल आई ऑफ ट्रुथ को सब्सक्राइब कीजिए YouTube पर, इसे फॉलो कीजिए Facebook पर, Instagram पर, Twitter पर और कू पर। हमारे चैनल के बारे में फीडबैक देने के लिए हमें मेल कीजिए ioftruth.6@gmail.com पर।